आप सभी को ज्ञात हो कि हम लोग सरल परिपथ नामक चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ रहे हैं, विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। प्यारे बच्चों, हमने आपसे चर्चा कर ली कि विभव मापी क्या होता है, कैसे बना होता है, काम इसका क्या होता है। और बच्चों, प्रयोगशाला में विभव मापी प्रैक्टिकल करने के पर्पज से भी मिलता है। आपको बता चुके हैं कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी परिपथ का विभवांतर मापा जाता है, सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल मापा जाता है और सेल का विभव विभाजन, सेल के वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के रूप में भी विभव मापी का प्रयोग होता है। लेकिन बच्चों, आपको बताए थे कि इस चैप्टर से कभी कभी पूछता है कि विभव मापी का सिद्धांत बताओ, तो विभव मापी का सिद्धांत 3 नंबर का प्रश्न आता है। विभव मापी के सिद्धांत से रिलेटेड 3 नंबर क्वेश्चन केवल विभव मापी के सिद्धांत से ही संबंधित आता है या विभव मापी का सिद्धांत ही पूछता है। कभी कभी कहता है विभव मापी का सचित्र वर्णन करो, तो जब विभव मापी का सचित्र वर्णन करना होता है तो विभव मापी के सचित्र वर्णन में रचना, क्रियाविधि, सिद्धांत, उपयोग सब कुछ बताना रहता है। और बेटा तब ये क्वेश्चन 6 नंबर का हो जाता है। और उसके बाद हमने आपको समझाया है कि कल एक टॉपिक बताए थे, कभी कभी 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है कि विभव मापी की सुग्राहिता से क्या समझते हो, विभव मापी की सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि विभव मापी की सुग्राहिता अभी कल ही क्लास में पढ़ाए थे। 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। विभव मापी की सुग्राहिता से तात्पर्य है विभव मापी की सूक्ष्म ग्राहिता। किसी विभव मापी द्वारा अत्यंत छोटी से छोटी माप जितनी अधिक शुद्धता के साथ माप सकते हैं वही विभव मापी की सुग्राहिता कहलाती है। और बच्चों, आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, याद करिए कि विभव मापी के पिछले 2020 से 2 उपयोग किताबों में जुड़ गए हैं। नई हेडिंग है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। विभव मापी का 2 स्पेशल उपयोग, किसी 2 सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, और विभव मापी का जो है उपयोग होता है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। ये हमारे विभव मापी के 2 बहुकालिक उपयोग हैं। तो आज हम जो है पढ़ेंगे विभव मापी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, विभव मापी के द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ये टॉपिक बेटा 3 नंबर का आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ये जान लीजिए कि ये दोनों उपयोग में से बारी बारी से कंटिन्यूअस हर साल एक उपयोग जरूर पूछता है। मतलब कभी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है विभव मापी के द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करिए, और कभी आ जाता है विभव मापी के द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे की जाएगी। तो बच्चों, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रयास यही है कि समझा दूं, रट लोगे, क्लास में ही मस्त समझाऊंगा, याद हो जाएगा। इस पूरे टॉपिक को समझाने से पहले थोड़ा मन में कल्पना करो विभव मापी के चित्र की। याद आ गया? नहीं याद आया? सोचो विभव मापी कैसे है, अंदर से सोचो। अंतरात्मा से बनाए हुए थे कि लकड़ी का एक आयताकार पटरा, याद आया? पटरे के एकदम ऊपर की ओर क्या जुड़ी हुई थी? मीटर स्केल, याद आई? मीटर स्केल। फिर मीटर स्केल जुड़े हुए थे। उसके बाद पटरे पर एक पेज ऊपर क्या था? नीचे ए और बी के बीच में 1-1 मीटर लंबाई के फेरों के समांतर जो है तार थे। और ए और बी के बीच क्या जुड़ा हुआ था? याद करिए, कोई एक ऐसा सेल स्विच के साथ जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात होता था, याद है? और ए के बीच एक ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता था, उसे धारा मापी के साथ कहाँ जोड़ देते थे? चौके स्विच में। तो ये हमारा जो है परिपथ तैयार हो जाता था विभव मापी वाला, कि नहीं? तो हम लोग विभव मापी के परिपथ की रचना कुछ इसी तरह से करते थे। एनी डाउट? तो अब यहाँ विभव मापी के द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है।
तो यहाँ भी चित्र की रिक्वायर्ड है और चित्र की ज़रूरत है, चित्र बनाना जरूरी है। तो आप समझिए कि पूरा विभव मापी बनाने लगेंगे तो टाइम चला जाएगा। 3 ही नंबर का क्वेश्चन है, हाँ, तो 1.5 नंबर का 1 नंबर का चित्र होगा, बाकी सब जो है डेरिवेशन, सावधानी, तमाम चीज़ें हैं। तो चित्र यहाँ पर रफली बनाते हैं विभव मापी का, माने संकेतात्मक चित्र। कैसा चित्र बेटा? संकेतात्मक चित्र। तो ध्यान दीजिएगा जरा, चित्र ही समझ लीजिए, पूरा वर्णन आ जाएगा। देखिए जरा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ बच्चों ऐसे ध्यान से देखो, विभव मापी का संकेतात्मक चित्र ऐसे बनता है जैसे हम बना रहे हैं। माने अगर इस तरह से कहीं फिगर बनी मिले तो जान लेना वो विभव मापी है। ध्यान से समझो पहले, अगर जैसे हम फिगर बना रहे हैं, इस तरह की फिगर बनी मिले तो आप इसको क्या समझ लोगे बेटा? विभव मापी। ये विभव मापी की मीटर स्केल है, ऐसे ही बनाया जाता है संकेतात्मक चित्र। विभव मापी का क्या है? ये मीटर स्केल, शॉर्टकट में मीटर स्केल बन गई है। और यहाँ एक पेज ए ऐसे बना दिया जाता है और उसके बाद बेटा ऐसे 1 मीटर लंबाई के जो है तार, समांतर तार ऐसे जो है 3-4 फेरे दिखा दिए जाते हैं। क्या फेरे दिखा दिए जाते हैं बेटा? हाँ, जबकि कितने फेरे होने चाहिए? 5 से 12 मीटर लंबाई तक के फेरे होने चाहिए। लेकिन हम जो है संकेतात्मक चित्र दिखा देते हैं कि ये इस तरह से जो है हमारा विभव मापी है। ध्यान दीजिएगा जरा, हो गया? 4-5 चित्र बना सकते हो, 4-5 फेरे दिखा सकते हो, 5-6 दिखा दो। संकेतात्मक चित्र बनाना होता है बस। देख लीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 तार हमने दिखा दिया। विभव मापी का संकेतात्मक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखते रहिएगा। ये क्या है बेटा? पेच बी। अब आपको पता है कि एक सेल होता है ज्ञात विद्युत वाहक बल वाला। मान लेते हैं बेटा ये सेल है B1। क्या नाम है इस सेल का? B1। और इस सेल का जो है धन ध्रुव पेच ए से जुड़ा होता है। सेल का धन ध्रुव किससे जुड़ा होता है? और उसके बाद ऋण ध्रुव जो है एक स्विच K1 के साथ धारा नियंत्रक, याद करो हमने चित्र ऐसे ही बनाया था आपको। यहाँ धारा नियंत्रक रेहास्टेट है, धारा नियंत्रक के साथ किससे जुड़ा होता है? B से। यह हमारा पहला परिपथ तैयार हुआ, प्राथमिक परिपथ। विभव मापी का संकेतात्मक चित्र बना है। यहाँ पर देखिए, ये क्या है बेटा? मीटर स्केल दिखाई दी। और ये पूरा पटरा उटरा है, यहाँ पर पेच ए है, यहाँ पर पेच बी है। ए और बी के बीच में 1 मीटर लंबाई के जो है तार हैं परस्पर समांतर। पेच ए से सेल B1 है जो ज्ञात वोल्टेज वाला है, इसका जो है धन ध्रुव जुड़ा है और स्विच K1 जुड़ी हुई है, धारा नियंत्रक है। और ये इसका मतलब ऋण ध्रुव किससे जुड़ा हुआ है? पेच बी से। ये प्राथमिक परिपथ है जिसके बीच में हम ज्ञात वोल्टेज वाला सेल जोड़े रहते हैं। अब हमको करना क्या है? 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। तो हम ऐसे 2 सेल ले लें जिनके विद्युत वाहक बलों में कंपेयरिंग करनी हो। तो मान लेते हैं एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E2। यहाँ पर 2 सेल ले रहे हैं बेटा, ध्यान से सभी लोग समझिए। 2 सेल, एक सेल ये दिखाई दिया आप सभी को E1 वोल्टेज का एक सेल है और दूसरा सेल बेटा E2 वोल्टेज का है, ये इस तरह से। और इनको द्विमार्गी स्विच से जोड़ देते हैं। माने हम
चाहे E1 बंद कर दें E2 ऑन रहे, या चाहे E2 बंद कर दें E1 ऑन रहे, द्विमार्गी स्विच से, या कभी कभी दो अलग अलग स्विच लगा देते हैं। देखो द्विमार्गी स्विच से जोड़ दिए। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? यह स्विच K2 है, ये कभी इसके लिए ऑन होगी, कभी इसके लिए ऑन होगी, द्विमार्गी स्विच है। और उसके बाद बच्चों यहाँ से तार लाए, और ये जो है तार यहाँ पर एक धारा मापी से जुड़ गया। किससे जोड़ दिया हम इसको? धारा मापी। ये धारा मापी है गैल्वेनोमीटर, और धारा मापी का दूसरा सिरा आप जान रहे हो किससे जोड़ दिया जाएगा? चौकी स्विच से। तो ये चौकी स्विच है, चौकी स्विच है, ऐसे जान रहे हो कि मीटर स्केल पर जो है ये चलती रहेगी, इधर उधर दिखेगी। ये सी की पोजीशन है, जबकि है क्या ये? चौकी स्विच। इज दैट क्लियर बेटा? चित्र समझ आया? कहीं कोई प्रॉब्लम? जहां जिसको प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा। ये चौकी स्विच की पोजीशन है, और यहाँ एक संट लगा देते हैं। देखो संट जो है अभी ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे, जब हम चुंबक वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इस संट के बारे में समझाएंगे। वहाँ एक चैप्टर है धारा मापी। संट का मतलब होता है कि अगर कोई बेटा धारा मापी है, उसकी शुद्धता बढ़ाना हो, माने वो और ज़्यादा प्योर वैल्यू दे सके, तो उसके साथ जो है एक समांतर क्रम में प्रतिरोध धारा मापी के साथ जोड़ देते हैं, प्रतिरोधक तार, इसे ही संट कहते हैं। संट लगाने का केवल एक ही पर्पज है कि धारा मापी और ज़्यादा शुद्धता के साथ काम करे, और ज़्यादा शुद्धता के साथ धारा मापे। चित्र समझ में आया बेटा? अगर चित्र का वर्णन समझ में आ जाए तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया, 3 नंबर पक्का हो गया। ऐसा है नहीं कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, पक्का दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक अल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं। तो चित्र आपको समझा रहे हैं बेटा। विभव मापी के द्वारा जब दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है, तो सर्वप्रथम विभव मापी के पेच ए व पेच बी के मध्य, चित्र का वर्णन देखिए, पेच ए व पेच बी के मध्य ज्ञात विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी या सेल B1 स्विच K1 और धारा नियंत्रक के साथ जोड़ देते हैं। यह सेल इस प्रकार जोड़ते हैं कि इस सेल का धन ध्रुव पेच ए से संबंधित रहता है और ऋण ध्रुव पेच बी से संबंधित रहता है। इधर ओके? जिन सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है, जैसे दो सेल E1 और E2 विद्युत वाहक बल वाले हैं, इनकी तुलना करनी है, तो उन दोनों सेलों के धन ध्रुव को पेच ए से, किससे बेटा? धन ध्रुव को पेच ए से जोड़ देते हैं, धन ध्रुव को, और दोनों सेलों के ऋण ध्रुव को द्विमार्गी स्विच K2 के द्वारा संयुक्त धारा मापी से संबंधित कर देते हैं। चित्र तैयार। और ये धारा मापी चौकी स्विच से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर देख रहे हो ए और बी के बीच 1 मीटर लंबाई के समांतर टुकड़ों के रूप में तार हुआ है, और ये धारा मापी संट युक्त है, संट लगा हुआ है, और ये ऐसे चौकी स्विच जो है कनेक्टेड है। जब लैब में आपसे प्रैक्टिकल करते रहते हो तो जो बाहर से वाइवा करने वाला टीचर आया रहता है, वो आपसे क्वेश्चन करता है कि संट क्या है, तो आप बता दीजिएगा धारा मापी की शुद्धता बढ़ाने के लिए धारा मापी के प्रतिरोध के समांतर क्रम में दूसरा प्रतिरोध जोड़ा गया है। और जब चुंबक चैप्टर पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ एक चैप्टर है धारा मापी। तो धारा मापी कैसे बनते हैं, अमीटर को धारा मापी कैसे बनाया जाता है, संट क्या है, वहाँ डीप में पढ़ा जाएगा मस्त। तो ये चित्र समझ में आ गया बेटा। अब इसकी वर्किंग कैसे करते हैं? वर्किंग देखो, सर्वप्रथम स्विच K1 ऑन करते हैं। क्या? स्विच K1 ऑन करते हैं तो ये सेल ऑन हो जाता है और प्राथमिक परिपथ में पर्याप्त विभवांतर एडजस्ट हो जाता है। कहानी खत्म। फिर से समझो, स्विच K1 ऑन कर देंगे तो ये सेल एक्टिव हो जाएगा, और ये जो प्राथमिक परिपथ है इसमें क्या बन जाएगा? विभवांतर। अब स्विच K2 इस प्रकार ऑन करते हैं कि सेल E2 ऑफ रहे और केवल सेल E1 ऑन रहे। दो परिपथ है ना,
पहला परिपथ में जो है धारा प्रवाहित हो सकेगी क्योंकि परिपथ में विभवांतर बन गया। दूसरे परिपथ में हम स्विच K2 ऑन करते हैं और जो है स्विच सेल E1 ऑन हो जाता है और सेल E2 क्या रहता है, ऑफ। तो जब जो है सेल जो है E1 ऑन रहता है और ये प्राथमिक परिपथ है, सेल E1 के कारण द्वितीय परिपथ में विभवांतर बना। तो आप धारा मापी देखोगे तो धारा मापी में धारा प्रवाह दिखेगा पहले से दूसरे परिपथ में या दूसरे से। धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति लाओ, माने चौकी स्विच को आगे पीछे खिसकाओ जैसा कि आप विभव मापी में करते हो। अगर जो है धारा प्रवाह की दिशा नीचे की ओर है, माने धारा मापी में पहले से दूसरे में धारा आ रही है, मतलब आपके द्वितीय परिपथ का विभवांतर कम है, तो चौकी स्विच को बी की ओर खिसकाओ, माने जस्ट उल्टा बढ़ाओ, ऐसे दूर करो, है ना। और अगर धारा दूसरे से पहले में आ रही है, जिसका मतलब आपके परिपथ का विभवांतर ज़्यादा है, चौकी स्विच को एक की ओर खिसकाओ। तो इसको इधर उधर खिसका कर यहाँ धारा मापी में क्या प्राप्त कर लेते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति। और मान लो सेल E1 जब एक्टिव है और तब चौकी स्विच को इधर उधर घुमाने पर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति सपोज करो L1 लंबाई के लिए प्राप्त हुई। ये है, ए से सी तक की स्थिति क्या हुई, L1। तो हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, K × L। तो E1 बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत समझ में आया क्या? कि एक बार फिर से समझो, चित्र व्यवस्था ऐसे सजा दिए, चित्र इस प्रकार बना दिए, उसके बाद इस स्विच को ऑन कर दिए और पहले परिपथ में पर्याप्त विभवांतर स्थापित कर दिए। और अब स्विच K2 को इस प्रकार ऑन कर रहे हैं कि स्विच सेल E1 एक्टिव रहे और सेल E2 ऑफ रहे। और अब धारा मापी में धारा प्रवाह की दिशा देखते हैं, चौके स्विच को इधर उधर खिसका करके धारा मापी में कौन सी स्थिति लाते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति। और उस स्थिति के लिए चौके स्विच की स्थिति L1 अगर आती है तो E1 बराबर क्या होगा, याद आया? अब बच्चों पुनः स्विच K2 को इस प्रकार ऑन करते हैं कि सेल E1 ऑफ हो जाए और सेल E2 ऑन हो जाए। फिर से परिपथ में धारा बहने लगेगी, धारा मापी में धारा प्रवाह की दिशा दिखेगी। चौके स्विच को क्या करेंगे, इधर उधर खिसकाएंगे और क्या प्राप्त करेंगे, धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति। और अगर मान लो उस समय धारा मापी की पोजीशन L2 लंबाई है तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, और बच्चों दोनों को भाग दे दो, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। आप देख रहे हो कि हमें दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल नहीं पता है, लेकिन हम स्विच की स्थिति, चौके स्विच की स्थिति से L1 और L2 पा जाएंगे कि नहीं। तो दोनों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात आ गया कि नहीं। तो L1 और L2 ही धारा ये विभव मापी के द्वारा दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात आ गया। ये हो गया टॉपिक। सरल है कि कठिन? एकदम सरल है, बस चित्र का वर्णन ही तो है। एक बार जो है E1 ऑन किए, लंबाई L1 आई, E1 बराबर KL1। सेल E2 ऑन किए, विक्षेप की स्थिति शून्य लाए और जो है चौके स्विच की स्थिति L2 पाए, E2 बराबर KL2, भाग दे दिए, आंसर आ गया। समझ आया? अब बच्चों कभी कभी कहता है सावधानी वगैरह भी लिखना पड़ता है, तो सावधानी में सबसे पहली सावधानी यही है कि शून्य विक्षेप की स्थिति के पहले धारा मापी में संट लगा रहना चाहिए। शून्य विक्षेप की स्थिति के बाद ही संट आप हटा सकते हो। और जो है प्रत्येक तार कार्बन लेस होने चाहिए। धारा मापी में पूर्ण रूप से शून्य विक्षेप की स्थिति आनी चाहिए। तार ये सर्वत्र समान होना चाहिए, मोटा पतला ना रहे कि कहूँ पातर रहे कहूँ मोट रहा है। जबकि स्विच को उस पर धीरे धीरे जो है रगड़ कर चलाना चाहिए। तो ये सब जो है क्या है बेटा, सावधानियाँ। तो ये हमारा पहला उपयोग समाप्त हो गया ना। कोई दिक्कत किसी को? पहला उपयोग समझ में आ गया हो, एकदम सेम इसी की कॉपी है दूसरा उपयोग। कोई दिक्कत किसी को? प्यारे बच्चों, विभव मापी के द्वारा दूसरा उपयोग है किसी प्रामाणिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, विभव मापी के द्वारा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, विभव मापी के द्वारा प्रामाणिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। माने सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना रहेगा।
और आप जान रहे हो कि जब विभव मापी का द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना रहेगा तो विभव मापी जब जरूरत होगी तो हम विभव मापी का पूरा चित्र नहीं बनाएंगे, बल्कि विभव मापी का जो है संकेतात्मक चित्र बनाएंगे। कैसा चित्र बनाएंगे बच्चों? संकेतात्मक चित्र। गौर से देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा। विभव मापी के द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा? यहाँ ये क्या है दिखाई दे रही है? मीटर स्केल। एक पेच ए है, एक पेच बी है। इज दैट क्लियर? ए और बी के बीच 1 मीटर लंबाई के तार समांतर फेरों के रूप में ऐसे बंधे हुए हैं। विभव मापी का चित्र बन गया। अब पेच ए और पेच बी के मध्य देखो जरा चित्र, सभी लोग ध्यान दो। पेच ए व पेच बी के मध्य एक ऐसा सेल जिसका नाम B1 है, जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात है। ज्ञात विद्युत वाहक बल वाला सेल एक स्विच K1 और धारा नियंत्रक RH के साथ A और B के मध्य जोड़ दिया गया है। अभी वाला तो चित्र है, गौर से देखो। ये क्या है? सेल B1 जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात है, जिसका धन ध्रुव किससे जुड़ा है? पेच A से। ओके डन। और ऋण ध्रुव जो है स्विच K1 और धारा नियंत्रक की सहायता से किससे जुड़ा है? आप जान रहे हो इसमें करना क्या होगा? जब जो है K1 ऑन करेंगे तो इस प्राथमिक परिपथ जो बना हुआ है इसमें जो है पर्याप्त विभवांतर स्थापित हो जाएगा। इज दैट ओके? अब जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो, जैसे ये कोई सेल है बच्चों, ये इधर एक सेल है, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध है। ये आंतरिक प्रतिरोध इसका मान ले R है। हमको जो है इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध पता लगाना है। तो हम बेटा इस सेल को एक जो है इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स, मतलब बाय प्रतिरोध, ऐसे प्रतिरोध बॉक्स जो R का काम करेगा, आप जान रहे हो कि इसमें जो चाहे वो प्रतिरोध निकाल लें, को ऐसे जोड़ते हुए एक स्विच लगाएंगे। स्विच का नाम बोलो K2, और फिर इसे जो है संयुक्त धारामापी से जोड़कर धारामापी को किससे जोड़ देंगे? जॉकी स्विच से। और इस सेल का धन ध्रुव पेच A से जुड़ा रहेगा। चित्र समझ में आ गया? चित्र समझ में आया? चित्र का वर्णन ही सब कुछ रहता है, आप जान ही रहे हो। तो यहाँ गौर से देखो जरा, जब जो है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो हम इसी प्रकार चित्र व्यवस्था तैयार करते हैं। कैसे चित्र व्यवस्था तैयार करते हैं? ए और बी के मध्य ज्ञात वोल्टेज वाला एक सेल जोड़ देते हैं। डन। और सेल का धन ध्रुव ए से और ऋण ध्रुव स्विच K1 धारा नियंत्रक के साथ पेच बी से जुड़ी होती है। अब एक ऐसा सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसके साथ बाह्य प्रतिरोध के रूप में प्रतिरोधक बॉक्स जोड़कर उसे किससे जोड़ देते हैं? स्विच K2 से जोड़ते हुए धारामापी से जोड़ देते हैं जो जॉकी स्विच से जुड़ी होती है। इतना समझ में आया बेटा? सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत? इस प्रकार बच्चों, अब अगर जो है हम सेल स्विच K1 को बंद करें और सेल स्विच K2 ऑन कर दें तो आप जान रहे हो कि हमारे पहले वाले परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। और इस सेल का अगर विद्युत वाहक बल E हो तो शून्य विक्षेप की स्थिति अगर L1 दूरी पर आए तो हम समझ रहे हैं कि E बराबर KL1 पता लग जाएगा। और अब अगर स्विच K2 भी बंद कर दें और यहाँ प्रतिरोधक में से कोई एक प्रतिरोध निकाल ले R के रूप में, तो यहाँ इस प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने लगेगी और हम जॉकी स्विच को इधर उधर खिसका कर अगर जो है शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करें तो अब की बार विभवांतर भी, माने प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी बराबर KL2 प्राप्त हो जाएगा। ये दो समीकरण बने, दोनों समीकरण को अगर भाग दे दें एक दूसरे को तो E बटा B बराबर L1 बटा L2, यहाँ एक और समीकरण बन गया। हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है?
आंतरिक प्रतिरोध। आप जानते हो सूत्र पिछले लेसन में पढ़ाए हैं, E माइनस बी बराबर आई इंटू आर। याद आया? अब आर बराबर जानना चाहे E माइनस बी बटा आई हो जाएगा। और आगे देखो, आई बराबर हम लिख सकते हैं बी बराबर आई आर, तो आई बराबर लिख सकते हैं बी बटा आर। आर ऊपर कर दे तो आर बराबर हो जाएगा आर ब्रैकेट के अंदर ई बटा बी और बी बटा बी कट ले ए, तो आर बराबर आर ई बटा बी का मान या 1 बटा एल 2 माइनस ए। और इस तरह से सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र आ जाता है।